पिछली कुछ वीडियोस में हमने इंडिया के जो वेस्ट पे ममालिक आते हैं उन पे बात की। अब इंडिया के नॉर्थ की बात करते हैं। इंडिया के नॉर्थ पे प्रेडोमिनेटली 3 ममालिक आते हैं। अगर बड़े ममालिक की बात करें तो चाइना, और 2 छोटे ममालिक, रिलेटिवली छोटे ममालिक हैं, एक नेपाल और भूटान। हिस्टोरिकली भूटान और नेपाल के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। नेपाल का स्टेटस थोड़ा सा भूटान से मुख्तलिफ है। नेपाल थोड़ा सा ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड भी कह लें, हिस्टोरिकली भी वो थोड़ा सा उससे बेहतर बैकग्राउंड वाला मुल्क है। और इंडिया के साथ बराबरी तो नहीं, लेकिन उसका स्टेटस थोड़ा सा डिफरेंट है। जो भूटान है वो खासा इंडिया पे डिपेंड करता है, यहाँ तक कि भूटान ने अपना मिलिट्री कंट्रोल भी पूरा इंडिया के हाथ में दिया हुआ है। लेकिन हालात उन दोनों ममालिक के रिसेंटली इंडिया के साथ कुछ खराब होते नजर आते हैं। इंडिया इसके लिए चाइना को ब्लेम करता है। इसलिए इन दोनों ममालिक के हालात को डिस्कस करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम चाइना को डिस्कस कर लें। जैसे कि आपको पता है, चाइना एक उभरती हुई सुपर पावर है और इंडिया भी बहरहाल अपने आप को एक उभरती हुई सुपर पावर कहता है। इसलिए एक डिटेल में इस पे बात इंशाल्लाह किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का बनाने का मकसद आज आपके साथ तिब्बत का एरिया डिस्कस करना है। जैसे कि आपको पता है, तिब्बत साउथ चाइना में एक बहुत बड़ा एरिया है और इंडिया का जितना भी बॉर्डर चाइना के साथ लगता है वो सारा तिब्बत का एरिया है। हिस्टोरिकली तिब्बत एक सल्तनत रही है, किंगडम रही है, और तकरीबन 1400 साल पहले ये किंगडम बनी थी। और उसका लीडर जो है उसको वो दलाई लामा कहते हैं। वो उनका रिलीजियस लीडर होता है। तिब्बतन लोग अमूमन बुद्धिस्ट होते हैं, और उनका मजहबी लीडर जो होता है, जिसको मॉन्क्स भी कहते हैं कई लोग, उसके अंदर जो हाईएस्ट मॉन्क होता है उसको वो दलाई लामा का टाइटल देते हैं। हुआ ये कि जब चाइना में कम्युनिज्म आया और 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत के लोगों के साथ, या मोर स्पेसिफिकली जो उनके दलाई लामा थे, 14वें दलाई लामा, उनके साथ एक मुआहदा किया। एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट उसको कहते हैं, जिसके मुताबिक तिब्बत ने अपना कंप्लीट कंट्रोल चाइना को दिया। अपनी पूरी जो ऑटोनॉमी थी वो चाइना के हैंड ओवर की, और लेकिन कुछ इख्तियारात उन्होंने अपने तक रखे। अब बेसिकली एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन तिब्बत इलाकाई तौर पे देख लें या रेस के लिहाज से देख लें, किसी भी लिहाज से देखें, तो तिब्बत और चाइनीज लोग मुख्तलिफ लोग हैं। तिब्बत के लोग तिब्बतन हैं, वहाँ के नेटिव्स हैं, वहाँ के रहने वाले हैं शुरू से ही। जो चाइनीज लोग हैं वो हान चाइनीज हैं। तिब्बत के लोग तिब्बतन बोलते हैं, चाइना के लोग चाइनीज बोलते हैं। तिब्बत के लोग बुद्धिस्ट हैं, चाइना के लोग एथियस्ट हैं। इस तरह बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं दोनों लोगों के बीच में, जिसकी वजह से बड़ा आसान है उनके बीच में किसी तरह का भी तनाज़ा पैदा करना या कोई मसला पैदा करना। अब हुआ ये कि जब 1950 का एग्रीमेंट हुआ तो तिब्बत में एक मूवमेंट शुरू हो गई उसके बाद, जिसमें लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें तिब्बत को आज़ाद किया जाए या चाइना से अलग किया जाए। अब उस पूरी मूवमेंट को लीड कर रहे थे उनके दलाई लामा, और जब चाइना ने जाहिर बात है इसको देखा एज अ वायलेशन ऑफ द 17 पॉइंट एग्रीमेंट, जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ, तो तिब्बत से उनके जो दलाई लामा थे उनको जाना पड़ा और उन्होंने पनाह ली 1959 में इंडिया में जाके। जब उन्होंने इंडिया में वो गए तो वो अपनी मूवमेंट को उन्होंने जारी रखा। इंडिया उनको सपोर्ट करता रहा। जैसे कि आपको पता है, इंडिया उस जमाने में भी चाइना के साथ कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे इंडिया के, तो इंडिया टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम चाइना पे प्रेशर डालें। याद रखिए कि आज के चाइना और उस जमाने के चाइना में बड़ा फर्क था। बहरहाल फिर भी 1962 में जंग भी हुई तिब्बत के वजह से चाइना और इंडिया के बीच में, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट को जीत हुई। उन्होंने इंडिया की, जिसको कहते हैं खासी, उसकी हार हुई, एक बड़ी मजबूत हार हुई इंडिया को। और चाइना इतना एग्रेसिव हो गया कि सर्टन उसके एरियाज इंडिया के कैप्चर कर लिए। यानी कि अगर फौज चाइना नीचे लाता लाता असम डिस्ट्रिक्ट तक, जो इंडिया का डिस्ट्रिक्ट है, वहां तक अपनी फौज ले आया था। लेकिन उसके बाद दोनों ममालिक में सीज फायर हुआ और चाइना वॉलंटरली खुद ब खुद अपनी फोर्स लेके पीछे चला गया, और इसके साथ ही ये मूवमेंट डेड हो गई और चाइना का कंप्लीट कंट्रोल उस एरिया में हो गया। अब अगर आप आज की तारीख में तिब्बत की अहमियत के बारे में बात करें तो सबसे पहले तिब्बत की अहमियत चाइना की नज़र में उसकी डिफेंस की है। देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसको बहुत सारे ममालिक की बॉर्डर्स भी लगते हैं। एक खासा, जिसको कहते हैं बड़ा, उनका एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत बड़ा उनका अपना नेटवर्क है और मामलात हैं। लेकिन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना की जो नॉर्थ पे मंगोलिया, जो कि एक बैरन एरिया है, बिनाइन सा कंट्री है, किसी को कुछ कहता नहीं। यहाँ एक ज़माने में मंगोलिया
से वो चंगेज़ खान और उकताई खान और वो सारी जो सल्तनत शुरू हुई थी मंगोलों की, वो एक ज़माने में थी, लेकिन आज की तारीख में वो एक खामोश मुल्क है, किसी को वो छेड़ता नहीं है। चाइना को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सूट करता है, और उसकी बेसिक अहमियत चाइना के लिए भी तब पैदा होती है अगर रशिया, जो कि मंगोलिया की नॉर्थ में है, उसके साथ चाइना के हालात खराब हों, जिसकी फिलहाल तो कोई आसार नजर नहीं आते। इसी तरह अगर आप साउथ की तरफ देखते हैं, साउथ चाइना में इंडिया के, जैसे मैं आपको बताया आपको कि इतने अच्छे हालात नहीं है चाइना के साथ, तो साउथ में तिब्बत का एरिया ऐसा एरिया है जिसका बॉर्डर सारा इंडिया के साथ लगता है। अब तिब्बत एक जितनी भी हमारी हिमालयाज हैं या पहाड़ी इलाके हैं हमारे नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में, नेपाल में कुछ एरिया हिमालयाज का आता है हमारे एरिया में, लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज इन तिब्बत। तो तिब्बत बेसिकली एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रैक्स नहीं बने हुए, रोड्स नहीं बने हुए। सो अगर कल को किसी भी तरह से चाइना पे कोई हमला करने की कोशिश करे तो उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो मंगोलिया ऊपर और तिब्बत नीचे। चाइना को ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एरियाज बहुत सूट करते हैं। खैर, इसका ड्रॉबैक ये भी है कि अगर चाइना कल को हमला करना चाहे किसी मुल्क के ऊपर, फॉर एग्जांपल इंडिया पे करना चाहे, तो उसको भी यही चैलेंजेस का सामना होगा, जिसके लिए अब चाइना, आई डोंट नो उसकी आगे क्या इरादे हैं, लेकिन बहुत तेजी से तिब्बत के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत देखें तिब्बत की, तो तिब्बत से बेसिकली मादनियात बहुत बड़े दरियाफ्त हुए हैं 2007 में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि चाइना बेसिकली एक इंडस्ट्रियल मुल्क है। वर्ल्ड फैक्ट्री की टर्म मैंने उसके लिए यूज़ की, और दुनिया की तकरीबन 30-40% प्रोडक्शन आज भी चाइना में होती है। तो प्रोडक्शन के लिए चाइना को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें ये जो मादनियात का मैंने आपसे जिक्र किया है 2007 में दरियाफ्त हुई हैं, इनकी वैल्यू लगाई जाती है तकरीबन $128 अरब, और इसमें तांबा है, इसमें जिस्त है, इसमें और भी सीसा है, इस तरह के इसमें दरियाफ्त हुए हैं मादनियात, जो चाइना अपनी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। और चाइना की जो बहुत डिपेंडेंसी थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर इन मादनियात के लिहाज से, वो अब काफ़ी कम हो गई तिब्बत में दरियाफ्त होने के बाद। लेकिन इस सारी बात में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहमियत अगर आप देखें तिब्बत के एरिए की, तो वो डिफेंस या इकोनॉमिक्स। 128 अरब कोई बड़ी रकम नहीं है चाइना जैसे मुल्क के लिए। तो डिफेंस और इकोनॉमी से बेहतर उसकी जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, और उसकी वजह है तिब्बत का पानी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।